Hello viewers. Now today we are going to discuss about genetics. You also heard about it. Genetics होता क्या है? Genetics के बारे में आपने जरूर सुना होगा. Genetics किस चिड़िया का नाम है? इसके बारे में देखेंगे. लोग इसको बहुत ऐसा मानते हैं कि जैसे कि बहुत ही कठिन चीज हो, पर इसको इतने सिंपल व्यू में आप अभी समझोगे और आपको सारी की सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी. तो जिस तरीके से हमने शुरू किया है टॉपिक कि जेनेटिक्स क्या होता है, अगर जेनेटिक्स के बारे में बात करें, जेनेटिक्स हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि जेनेटिक्स में आप एक छोटा सा अगर वर्ड देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक जीन भी लिखा हुआ है. तो मैं इस चीज को क्यों आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो भी आगे आपको पता चल जाएगा. तो जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि साइंस में हम पढ़ते भी हैं, कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. कि भाई ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बतलाया था. जब हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं तब हमारा ध्यान किसकी तरफ जा जाता है? जीजे मेंडल. जीजे मेंडल आपको तो लग रहा होगा कि ये बहुत बड़े जेनेटिक्स रहे होंगे. बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेनेटिक्स नहीं थे, पर इनके बारे में एक सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, बहुत हैरानी होगी. क्या चीज हो कि जेनेटिक्स जरूर बायोलॉजी में आता है और इस तरीके से ये बायोलॉजिस्ट भी हुए. सिंपल सी बात है. पर एक सबसे अहम मुद्दा मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, क्या कि ये जो है अपने प्रोफेशनल से बायोलॉजिस्ट थे ही नहीं. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है. ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे. क्या थे ये एक मैथमेटिशियन थे. मैथमेटिशियन. और अगर थोड़ी सी और बताऊं तो ये एक पोप थे. एक चर्च में पोप थे. ये ऑस्ट्रिया में एक चर्च था और ये उसमें काम करते थे, गार्डनिंग भी करते थे. अब मैंने जब गार्डनिंग का वर्ड आपके सामने लाया तो अब शुरू करते हैं कि मेंडल ने किया क्या जेनेटिक्स में. ऐसा कौन से काम कर दिया इन्होंने कि जिनकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. कौन से काम ऐसे कर दिए जिनकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है. तो आइए हम देखते हैं. अब आपके क्लास के रिस्पेक्ट में आ जाता हूं. जैसे कि 10th में भी लोग पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं. जैसे 10th के बच्चे पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में आता है, और 12th के बच्चे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंट एंड वेरिएशन चैप्टर है एक आपके, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो क्या प्रिंसिपल्स रहे होंगे अकॉर्डिंग टू 12th और कौन से प्रिंसिपल्स रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th, जैसे कि जिससे कि मैंने अभी आपको नाम बताया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो अभी पहले देख लेते हैं कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, 3 वर्ड आपको दिख रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से हेरिडिटी पूरी तरीके से ये बताती है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ. व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स अकर इन द हेरिडिटी टू गिव द रिजल्ट इवोल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. इंट्रोडक्शन में तो हमने देख ही लिया है. अब देखते हैं हेरिडिटी होता क्या है. हेरिडिटी देखो, बहुत बार आपने सुना होगा, छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को ही बोला जाता है कि ये अपने एकदम पापा जैसे दिख रहा है, भी जैसा दिख रहा है कि नहीं. तो बिल्कुल. क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो पेरेंट्स के जीन्स, ये हो गया मेल और दूसरा हो गया फीमेल, मेल एंड फीमेल. सिंपल सी बात है. इनके जरिए तो हम बने हुए हैं, इनके जरिए ही हम
बने हुए हैं जिसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग या न्यूबॉर्न, न्यूमन, या जिसको प्रोजेनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेनी। हेरिडिटी का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स जिनको हम एक ऑफस्प्रिंग से नेक्स्ट जनरेशन में लेके आते हैं। अब ये कौन लेके आता है? सीधी सी बात है, आप दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये लेके आते हैं कौन? कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये जीन। जीन्स इनको एक जनरेशन से आगे वाली जनरेशन में लेके जाते हैं। जैसे कि ये पेरेंट्स रहे, ये ले जाएंगे एक में, फिर ये पेरेंट्स हुए ये दूसरे में ले जाएंगे, फिर ये पेरेंट्स हुए तीसरे में ले जाएंगे। कहने का मतलब ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता रहता है। किसकी बदौलत? हेरिडिटी की वजह से। अब देखते हैं आगे। तो हेरिडिटी समझ में आया? द प्रोसेस इन विच द कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज व्हाट? हेरिडिटी। और इनको रिस्पॉन्सिबल कौन करता है? ये भी आपको पता चल गया। कौन करता है? ये करते हैं जीन्स। अभी आपको बताया था, तुरंत थोड़ी देर पहले जीन्स बताया था, ठीक है ना। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, ये जीन्स कहां पे होते हैं? जीन्स होते हैं कहां पे? डीएनए में। अब बात आती है डीएनए कहां होता है? डीएनए कहां होता है? क्रोमोसोम में। अब ये क्रोमोसोम कहां होता है? क्रोमोसोम ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब बात आती है क्रोमोसोम्स कहां होते हैं? क्रोमोसोम असलियत में क्या है? थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर क्या होते हैं? THREAD, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये पाए जाते हैं कहां पे? सेल में। इधर बताऊं? हाँ, इधर बता देता हूं। सेल में पाए जाते हैं। और सेल में भी कहां? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल हो गया, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बात अलग है कि न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम, सॉरी न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म पाया जाता है, वैसे यहाँ पे क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसी के अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब हम अगर देखें ठीक से तो न्यूक्लियस में क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कौन होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या मिलता है हमें? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स। तो ये हो जाती है पूरी तरीके से, एक अच्छे तरीके से साइकिल। आप धीरे धीरे इसको समझेंगे तो बड़े आराम से आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आती चली जाएगी। और अगर ये समझ में आ गई तो जेनेटिक्स समझने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब आता है कि किन किन चीजों में चेंज हो जाता है। हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। वॉट आर द कैरेक्टर्स इन विच these genes are responsible to take place the changes? What are those characters? What are those traits? And those traits are, बताइए, सोचिए क्या हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये होते हैं जैसे कि HEIGST, क्या हो गया? आई के बाद क्या हो गया? कलर। कलर के बाद क्या हो गया? आई कलर। हाँ, कलर, हेयर कलर भी हो सकता है, आई कलर भी हो सकता है, और भी बहुत ढेर सारी चीजें। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिख रहा होगा ईयर लोब, ईयर लोब हो गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल करती हैं किसको? हेरिडिटी में। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करना? पास आउट करना, ठीक है ना। तो हेरिडिटी समझ में आई। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आ जाता है कि जैसे कि हमने सभी सबसे पहले देखा था कि मेंडल के बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन? जीजे मेंडल, जिन्होंने 6 साल तक लगातार एक्सपेरिमेंट करते गए। हम एक बार एक्सपेरिमेंट करने में थक जाते हैं, वो लगातार एक्सपेरिमेंट करते गए। पर उसमें थोड़ी सी बात हुई उनके साथ।
कैसी बात हुई, क्या बात हुई, वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। और 12th वाले बच्चे तो ये बहुत अच्छे से ध्यान से सुने कि उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। और 10th वाले बच्चे इस पे जरूर ध्यान देंगे। और ऐसा नहीं कि 12th वाले बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देंगे। जितने अच्छे से आपको बेसिक्स आएगी उतने ही अच्छे से आप ऊपर ग्रो अप कर सकोगे। पता चले ज्यादा के चक्कर में हमें बेसिक्स आ ही नहीं रहे हैं, नीचे का सारा हमारा साफ है। क्या चीज? कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी को ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? आप लोग करंट में भी जान रहे होंगे कोरोना वायरस चल रहा है। एंड व्हाट इज कोरोना वायरस? व्हाई द वैक्सीन इज नॉट डिस्क्राइब्ड येट? साहब इतनी आसान होती बायोलॉजी ना तो 2 दिन में उसकी वैक्सीन निकल आती। इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट म्यूटेशन, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स इन आवर डेली लाइफ। अब देखते हैं जीजे मेंडल। जीजे मेंडल, पहली बात तो इनको बता ही दिया कि इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इनको। अब देखते हैं इनके काम को, इन्होंने जो इतना सारा काम किया, आपको अगर सबसे पहले बताऊं ना तो इनके काम को तो किसी ने जान ही नहीं पाया था। इनको पता ही नहीं चला दूसरों को कि मेंडल ने ये काम भी किए थे। अब सोचिए ऐसा क्या हो रहा होगा कि इनके काम को पता नहीं चल पाया सबको। सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। साइंस पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग हमेशा ओपन रखना है। अपने आंख और कान को खोल के बैठिए हमेशा। अब देखिए इनके काम क्यों नहीं, सबसे पहले इनके काम क्या हुए थे? इन्होंने दे तो दिया था कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, बट लोगों को पता ही नहीं था कि ये काम जो है जीजे मेंडल ने दिया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो पब्लिशिंग होती है वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई है। क्यों? जैसे आज के टाइम पे देखो, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि ये खोज की गई है, फलानी यूनिवर्सिटी ने ये खोज किया है जिसकी वजह से ये पाया जा रहा है। तो कैसे पता चलता है उनको? क्योंकि ये लोग रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं अच्छे जर्नल्स में, बहुत अच्छे जर्नल्स में रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं और कॉपीराइट बन जाता है कि हाँ इन लोगों ने ये वाला काम किया है। पर उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और जो है पेटेंट करने का जो या कॉपीराइट का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही लंबा होता था या होता ही नहीं था। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, 6 इयर्स काम करते गए। किस चीज पे? जेनेटिक्स। क्या किस पे काम करते गए? जेनेटिक्स पे। अब जेनेटिक्स में इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने असलियत में एक पौधा चूज किया। क्या किया? पौधा चूज किया। क्यों? इन्होंने एक पौधा चूज किया जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, या फिर इसको आप बोल सकते हो PEAPLANT, पी प्लांट। नॉर्मल लैंग्वेज में पी प्लांट, और इसका जब बॉटनिकल नाम बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइवम। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज और आ रही होगी, मुझे पता है आ रही होगी, क्यों भाई दूसरा पेड़ क्यों नहीं ले लिया, यही पेड़ क्यों ले लिया? What are the advantages of this particular plant which do not have in other plants? Think, क्या हो सकता है इसमें ऐसा जो कि दूसरे प्लांट में है ही नहीं? सोच के देखो, कुछ अलग ऐसा नहीं है जो इसमें है और दूसरे में नहीं है। हाँ, बस एक छोटी सी चीज है जो जरूर इसमें है। सोचिए। चलिए मैं बताता हूं। पहली बात तो इसकी लाइफ साइकिल, बिल्कुल क्या है? पहली तो साइकिल, किसकी? लाइफ साइकिल टू शॉर्ट, अबाउट 3 to 4 वीक्स। अब कहोगे इससे क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। अब लाइफ साइकिल छोटी होगी तो आप जितनी जल्दी किसी सीड को बोएंगे या ग्रो अप कराएंगे उतनी जल्दी अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा और आपको रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बीज बोया आपने, 2 साल उसको उगने में लग रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तीन चार वीक्स में इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते थे। और सीधी सी बात है, ये चीप था और इजिली अवेलेबल था, इजिली अवेलेबल था। देखो ये सारी चीजें नॉर्मल सी बात है, बट इस प्लांट को लिया ही इसी वजह से गया था। और क्या बोलते हैं, इसमें जो है आराम से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आराम से लिए जा सकते थे। और ये जो जीजे मेंडल थे उन्होंने पाइसम सटाइवम इसीलिए लिया क्योंकि ये सारे उसके एडवांटेजेस थे। अब देखते हैं कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स तो इन पे तो कर दिए, बट ये हमारे सामने उस टाइम पे नहीं आए जिस टाइम पे क्या किया गया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखते हैं आगे। बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था इन्होंने, बहुत ज्यादा अच्छा काम। किन्होंने? जीजे मेंडल ने। इसको आप सुनते जाइए अभी तो, क्योंकि जितना आसान अभी लग रहा है उतना आसान आगे नहीं है। आप पढ़ लोगे तो जरूर आगे आसान लगेगा। एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं। आज के टाइम पे हम बोलते हैं जीन्स, पर मेंडल्स ने पता है क्या बोला था? मेंडल्स ने इसको बोला था फैक्टर्स। क्या बोला था? फैक्टर्स। उस टाइम पे ये फैक्टर्स बोलते थे इसको। और अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि और क्या काम किया जीजे मेंडल ने जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। तो जब ये मैथमेटिकल बैकग्राउंड से थे तो इनको क्यों लिया गया कि हाँ ये बायोलॉजी कॉन्सेप्ट दे सकते थे? तो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे, क्योंकि ये इनका बैकग्राउंड जो मैथ्स से था, तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो इनमें कैलकुलेशंस होती है ना, कैलकुलेशंस वो बहुत अच्छे से करके दिखाया इन्होंने, जिसमें एरर बहुत ही कम था या फिर नेग्लेजिबल था। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे तो इनके जो कैलकुलेशन थे वो भी बहुत एप्रोप्रिएट थे। क्या थे? एप्रोप्रिएट थे। इनके कैलकुलेशन बहुत ही एप्रोप्रिएट थे। और इन्होंने बहुत ढेर सारे सैंपल साइज इनकी जो है बहुत ज्यादा थी। सैंपल साइज बहुत ही ज्यादा थी। अब बोलोगे सैंपल साइज ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आप किसी सैंपल को टेस्ट करते हो ना, तो जरूरी नहीं है फर्स्ट टेस्ट में ही उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। जब हम सैंपल लेके चलते हैं तो हमें क्या करना होता है, कम से कम 10-20 नहीं, जब हम किसी चीज के बारे में इन्वेंट कर रहे हो या स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें हजारों सैंपल्स चाहिए होते हैं ताकि हम एक अच्छी राह की तरफ चल सकें, एक बेटर वे में जा सके। अगर एक में एरर आ रहा है तो दूसरे में नहीं आएगा, फिर आएगा, नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे हम क्या करते चले जाएंगे, एक पॉजिटिव वे में चलते चले जाएंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, उसकी जो सही वैल्यू होगी उसकी तरफ हम क्या होते जाएंगे, चलते चले जाएंगे। तो इनके पास क्या था, सैंपल साइज बहुत था। इनकेस अगर 1-2 बार, 3-4 बार, 8-9-10 बार अगर गलती भी हो गई होगी तो उसके अलावा भी तो बहुत ढेर सारे सैंपल लिए थे। तो उन सैंपल की वजह से क्या हो जाएगा, इनको जो स्टडी का जो करेक्ट वैल्यू था वो आराम से अपने सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं कि एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है ना, अगर हमें किसी डिसीज के बारे में आउटकम निकालना है कि किसके में है, किसके में नहीं है, या डिसीज कैसी है, तो क्या करेंगे, हम लार्ज लोगों से सैंपल कलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमें उस डिसीज के बारे में अच्छे से और आराम से इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाएगी और हम उसको आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे तो क्योर भी अच्छे से हो जाएगा। इसलिए सैंपल साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, सैंपल साइज इनके में ज्यादा थी, कैलकुलेशन इनके बहुत ही अच्छे वाले थे, और इस वजह से क्या कर रहे थे ये, इन्होंने ये सारे के सारे जो क्या बोलते हैं अपनी अप्रोचेस थी
अपनी जो अप्रोचेस थी वो किस बेसिस पे इन्होंने दी, अब यहां मैं आपको बताता हूं। इनके इतने अच्छे यहाँ पे क्यों हो पाए, इनके एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे क्यों हो पाए? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट वाले बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताता हूं इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एंड व्हाट आर दोस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? फॉर एग्जांपल हाइट के बाद क्या होता है? फ्लावर पोजीशन कहां पे? प्लांट पे। पहला हो गया हाइट, दूसरा हो गया फ्लावर पोजीशन, तीसरा हो गया, बताओ पी में और क्या क्या चीज आता है? हाइट हो गई, फ्लावर पोजीशन हो गया, अब आते हैं पॉड मतलब छिलका, पॉड स्ट्रक्चर। उसके बाद चौथा आ जाता है पॉड कलर। अब उसके बाद आ जाता है पांचवा में आ जाता है, और क्या चीज आती है इसमें? अब इसमें आ जाता है सीड। क्या आ जाता है? सीड का कलर क्या होगा या शेप क्या होगा? सीड का शेप। अब उसके बाद आ जाता है सीड का कलर क्या होगा? देख रहे हो ना कितने ढेर सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अभी आ रहे हैं। अब 7th वाला एक चीज और है, फ्लावर, FLOWER। अब फ्लावर का कलर क्या होगा? अब फ्लावर कलर से मेरे को आप ये बताइए, फ्लावर का कलर तो आप देख रहे हो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो जी हाँ, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, जिसमें कि क्या चीज नहीं हो पा रही थी? इनमें ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही थी किसमें? क्रोमोसोम्स में ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ओवरलैपिंग होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जा रहे थे। अगर मैं हाइट की बात करूं तो इन्होंने हाइट में डोमिनेंट क्या होगा? टॉल होगा। और रिसेसिव क्या होगा? रिसेसिव होगा इसमें ड्वार्फ होगा, या फिर क्या होगा? शॉर्ट। वैसे ही अगर मैं बात करूं फ्लावर पोजीशन पे, तो फ्लावर पोजीशन में एक्सियल हो सकता है या फिर टर्मिनल हो सकता है। एक्सियल होगा डोमिनेंट वाला। और पॉड का स्ट्रक्चर या तो दो तरीके देखे होंगे, एक ऐसा पॉड होता है, यहाँ छिलका होता है ऐसे करके, ये हो गया एक पॉड का शेप। उसी कॉन्ट्रास्टिंग में दूसरा वाला कॉन्ट्रास्टिंग में कैसा होगा? ऐसा होगा, ये कंस्ट्रिक्टेड होगा। अब उसके बाद देख लो क्या है? पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा, या अब सीड का शेप देख लो, सीड के क्या होगा? या तो राउंड होगा या रिंकल होगा। अब सीड का कलर क्या होगा? येलो या ग्रीन। अब उसके बाद क्या होगा? फ्लावर का कलर। फ्लावर में पर्पल भी आप लोगों ने देखा होगा, और कौन सा देखा होगा? व्हाइट वाला। तो ये हो गए क्या? इनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स से मतलब ये है कि आप इंटरमीडिएट नहीं लेना है हमको। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? आप अभी आगे भी देखेंगे कि मतलब अगर व्हाइट ले लिया और रेड ले लिया तो हम ऐसा नहीं कि पिंक लेके चलना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उन्होंने लिया, एक व्हाइट है तो दूसरा पर्पल है, एक राउंड है तो दूसरा रिंकल है, एक पॉट का स्ट्रक्चर ऐसा है तो दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा है। ओवरलैपिंग या क्रॉसिंग ओवर होना बहुत ही ज्यादा, या लिंकेज, अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है? लिंकेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम, ठीक है। अब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो हमें जेनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी वजह से हमें जेनेटिक्स आगे जो है समझने में बहुत ही ज्यादा क्या होगी? आसानी होगी। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं, जेनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए। जेनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड का तो इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है जेनेटिक्स। अब मैंडेटरी है इसका मतलब इसको समझ में अच्छे से आना चाहिए।
समझ में आएगा तभी इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाओगे। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स की ही बात कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आपसे छूट गई तो फिर न्यूमेरिकल ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जेनेटिक्स को आप ऐसे ही नॉर्मल वे मत लीजिए, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हो चाहे वो 12th के बच्चे हो। 10th वालों को भी 12th पढ़ना है कभी ना कभी, और 12th वाले तो बेसिक्स को बिल्कुल भी ध्यान से हटाएं ही मत। तो इससे मैं समझ रहा हूं कि आज की क्लास जो आपकी हुई है उसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिली होगी। और इन केस अगर आपको कुछ लगता है कि ये वाला टॉपिक से रिलेटेड भी मुझे और जानना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आपको बाय बोलना चाहता हूँ। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।